अगर हम देखें जैसे कि अगर 140 करोड़ 150 करोड़ जनता मान लें हम भारत में, तो उसमें से लगभग 80 से 90% लोग कहीं ना कहीं रिहाड़ी वाले या एमएसएमई से जुड़े हैं, चाहे छोटे ही हो चाहे बड़े पैमाने पर हो। लेकिन उसके बावजूद सर जो है कि भारत जो है, जैसा कि बोला गया, अब मैं आ रहा हूँ अर्थव्यवस्था पे, तो बोला गया कि हम वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले 5 वर्ष में हम तीसरी बन जाएंगे। तो सर जो रिहाड़ी वाला व्यक्ति है, मैं अभी मेरा जो टीम था वो सर्वे किया, उससे पूछा मेरे सर्वे टीम ने कि आपको 5वीं अर्थव्यवस्था से क्या लाभ हुआ, तो उसको तो समझ में नहीं आया सर। तो क्या ये अर्थव्यवस्था का खेल केवल चुनावी और इस तरीके की जुमलेबाजी है, या तो फिर केवल बड़े उद्योगपतियों के जैसे विपक्ष के नेता बोल भी रहे हैं वो है, या वाकई में हकीकत में हम ऐसे ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं? ये सब राजनीतिक बातें हैं, इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाकई में अर्थव्यवस्था से, 5वीं अर्थव्यवस्था से भारत के नागरिकों को कितना लाभ हुआ? मैं ये सवाल को घुमा दे रहा हूँ कि भारत के नागरिकों को कितना लाभ हुआ, जो कि मैं भी नागरिक हूँ, आप भी नागरिक हैं और हमारे सही। या आप लोग तो पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब इसमें हमारा कुछ बोलना सही नहीं। हम जब जिसकी पूरी नॉलेज हो उसी पे डिस्कस करें आदमी। चलिए सर, इस सवाल को जो है दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर देता हूँ। एक एमएसएमई खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है, हमारी सीतारमण जो पहले वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थी वो बोलती थी कि आप आधार कार्ड लेके जाइए और मुद्रा लोन लेके चले आइए। लेकिन जो कि इस पे रिसर्च हुआ, जांच हुई, तो वो चीज़ें एक एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करने के लिए या लघु या कुटीर उद्योग के लिए ऐसी नहीं होती। तो क्या मुद्रा लोन में वाकई में कहीं ना कहीं खामियां हैं सर, उसके रिलीज़ करने में, फंड को रिलीज़ करने में? एक्चुअली मुद्रा लोन या कोई भी चीज़ जिसमें सरकार ने ये कहा कि कोलेट्रल फ्री मैंने आपको दे देंगे, कोलेट्रल फ्री दे देंगे। अब एक बात बताइए, बैंक मैनेजर मान लिया आप हैं और आपको किसी ने कहा कि मुद्रा लोन आपको बांटना है कोलेट्रल फ्री, मैंने बिना सिक्योरिटी के। अब आप कैसे गेस करेंगे कि आपके बैंक का पैसा डूबेगा कि बचेगा? प्रॉब्लम तो है। आप 10 में से 8 लेके जा रहे हैं, 7 लेके जा रहे हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, 3 लोग वापस कर रहे हैं। तो अब इसमें मैनेजर बेचारे क्या करेंगे? अब मुद्रा लोन की स्कीम ठीक है भाई आपको, लेकिन अब मुद्रा लोन की अमाउंट भी ऐसी इतनी कम है, तो उससे आप कोई क्या व्यापार शुरू करेंगे और क्या उसका ब्याज देंगे और क्या उसको करेंगे? जो आदमी लेता है वो सोचता है कि चलो काम शुरू करेंगे, ट्रेनिंग उसके पास प्रॉपर है नहीं, कुछ है नहीं, तो पैसे नहीं दे पाता, डुबा देता है। तो मुझे नहीं लगता सरकार का ये प्रयास ठीक था। उनकी ये सोच थी कि वे मुद्रा लोन मिलेगा तो लोग इसको करेंगे, करके कुछ आगे बढ़ेंगे, वही रोजगार कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन देखा गया ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो एक्सपेरिमेंट तो देखिए शासन प्रशासन भी करता ही है, सरकार करती है, कुछ जगहों पे सफलता मिलती है, कुछ जगह पे असफलता मिलती है। तो इसमें कोई कहना जो है क्या कहा जा सकता है? सर जो कि एमएसएमई क्लस्टर योजना है, ये बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है। उस क्लस्टर योजना के विषय में कुछ बताएं। हमारे एक वहाँ के झारखंड के जो हमारे उद्योगपति थे, जब उनको पता चला कि हम आपसे हमारा इंटरव्यू चलने वाला है, तो उन्होंने मुझे मेल किया था। इस पर उन्होंने 2 सवाल किया था। एक श्रम विभाग से सवाल किया था, जो लेबर के तहत वो भी बहुत ग्रसित है। तो पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं क्या क्लस्टर के ऊपर? क्लस्टर की स्कीम भी सरकार ने एक सोच करके ठीक किया था कि ये एक साथ होगा, लेकिन इसमें इतना टफनेस है। ये क्लस्टर योजना भी मैंने नहीं देखा कि बहुत अच्छी तरह से चल पाई, हाँ सक्सेस हो पाई। तो जब तक कोई चीज़ को आप आसान नहीं करेंगे तब तक चलना मुश्किल है। खाली किताबी कानून बना करके कागज में दे देना। एक्चुअली जो लोग रूल बनाते हैं वो एसी कमरों में बैठ के बनाते हैं, ज़मीनी स्तर पे उतर के बनाते नहीं हैं। और जो लोग वहाँ जाते भी हैं उनको क्लस्टर से, इंडस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बताएंगे कि उसमें क्या होना है? जो ज़मीनी स्तर के लोगों को, अगर आप एजुकेटेड लोगों को आप जोड़ेंगे तो वो सारी चीज़ों को ज़मीनी हकीकत बता सकेंगे। तो इसीलिए अब उस पर भी कोई विशेष बात बोलना ठीक नहीं है। सर ये जो कि एक उद्योग लगता है, तो वहाँ पे कई लोगों को आप लोग रोजगार देते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नवनिर्माण में बहुत योगदान है, बहुत बड़ा। लेकिन सर कभी कभी ऐसे केस भी आ जाते हैं कि लेबर कानून या लेबर एक्ट या लेबर क्या बोलते हैं अदालत, इस तरह की चीज़ों में आदमी फंस जाता है। तो वो सर क्या क्यों फंस जाता है, और वहाँ पे कहाँ गलतियाँ उद्योगपति करता है या फिर लेबर क्लास करता है? क्या यूनियन की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा है जो लेबर एक्ट हमारे देश के बने हैं उनको मैं कहीं से ख़राब नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने देखा कि जब किसी लेबर के साथ कोई बात हो जाती है
तो ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि एंटरप्रेन्योर उसको अपनी मानवता के नाम पे 100% नहीं देखता। बहुत कम एंटरप्रेन्योर होते हैं, मान के चले 50% होंगे, जो अपने से चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ किसी के साथ क्षति हुई है तो हम उसकी भरपाई करें। अगर ये लेबर एक्ट एकदम न रहे, एकदम ढीला कर दें, तो जो अपने यहाँ लेबर काम करने वाले बेचारे गरीब हैं उनको देखेगा कौन, कौन सुनेगा उनकी। तो मैं लेबर एक्ट के कानून को कहीं से भी बहुत ख़राब नहीं बोलता हूँ। इसको ख़राब यहाँ के अधिकारियों ने बना दी। जब कोई दुर्घटना होती है तो वो अधिकारी जो लेबर डिपार्टमेंट का होता है उसको प्रॉपर वे में उस गरीब आदमी को न्याय दिलवाना चाहिए। तो मैं लेबर एक्ट के कानून को कहीं से ख़राब नहीं बोलता। वो ज़रूरी है, होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहूँगा, जब आप ट्रेन में एक्सीडेंट कभी देखते होंगे सरकार के दोस्त से, उसको जितना मुआवजा मिलता है, और किसी के फैक्ट्री में अगर वही दुर्घटना होता है तो उसके मुआवजा के अमाउंट दोनों की अलग हो जाती है। सरकार देती कम है, हम और एंटरप्रेन्योर से चाहती है बहुत ज़्यादा दे और हैरेसमेंट करे, ये नहीं होना चाहिए। भाई अगर ये मानवीय भूल है, मानवीय भूल, जैसे ट्रेन चल रही है, वो एक एक्सीडेंट हो जा रहा है तो मानवीय भूल है, इसमें कोई कुछ नहीं, किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। फैक्ट्री के अंदर जब मशीनें चल रही हैं तो वहाँ भी दुर्घटना किसी से हो सकती है। अब कोई ट्रक वाला ट्रक चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फैक्ट्री का ही माल लेके जा रहा है, तो एक्सीडेंट होना एक स्वाभाविक क्रिया है। अब उसके ऊपर बहुत दंडात्मक कार्रवाई करना, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, चलेगा कैसे। तो ऐसा रूल बनाइए कि जैसे शहद मधुमक्खी निकालती है, फूल को भी पता नहीं लगता, तो आप उसको भी देखिए, लेकिन उतना देखिए कि उस इंडस्ट्री को भी इफेक्ट ना हो और प्रॉपर वे में सारी काम होता रहे। बहुत टफनेस मत बनाए, थोड़ा सा ईजी बना के चलिए। लेकिन लेबर एक्ट अच्छा है, ये होना चाहिए। इससे उद्योग से संबंधित सर लास्ट सवाल है कि अगर हम देखें तो अगर हम मिडल ईस्ट कंट्री की तरफ भी देखें और हम अगर उत्तर पूर्व की तरफ देखें, जैसे इंडोनेशिया हुआ और ये सब देश हुए, सार्क के देशों को भी ले लेते हैं और आपके आसियान को भी ले लेते हैं, लेकिन हमारी टक्कर सर जो है वो चाइना से है। अगर देखा जाए उद्योग को लेके कि चाइना से है, हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन चाइना को भी हम लोग बीट करने की स्थिति में पिछले 50 साल तक नहीं है, जो कि एक डाटा बता रहा है। तो सर हम लोग से चाइना जो है वो इतने, जबकि वहाँ पे कम्युनिज्म है और इस तरीके की चीज़ें हैं कि सरकार ही सब करेगा, प्राइवेटाइजेशन जल्दी नहीं होगा, या बहुत से नियम कानून है वहाँ पे उद्योग करने के लिए, लेकिन चाइना आज भी हमसे सर काफ़ी आगे है। भले हम माने या ना माने, लेकिन ध्रुव सत्य यही है। तो कहाँ सर हम लोग पिछड़ रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो यह चाइना की जो पॉलिसी है, वहाँ के बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंडिया के बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि चाइना की बनी हुई कोई भी वस्तु आप यूज़ करके देख लें, उसकी लाइफ और इंडिया की बनी हुई कोई भी वस्तु की लाइफ, एक छोटी सी आप घर का झालर होता है, इंडिया में पहले बनता था, ठीक है, बिजली खाता था, लेकिन वो चलता था 5-10 साल। और चाइना ने जो बना दिया, अभी ले आई है, उसकी कोई गारंटी नहीं कब ख़राब हो जाए। सस्ती चीज़, घटिया चीज़। तो हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी और वहाँ की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। वो हर चीज़ को सस्ता बनाते हैं, चलता है, लेकिन ज़्यादा लाइफ नहीं होती। तो अपने भारतवर्ष में थोड़ा सा जो भी चीज़ बनती है वो बेहतरीन बनती है, लाइफ लॉन्ग बनती है, मजबूत बनती है। तो ये है। अब चाइना के साथ कंपटीशन की जहाँ तक बात है, तो आज आप देख लें इंडिया में जो चाइनीज़ गाड़ियाँ आई हैं और हमारे देश की गाड़ियाँ हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। चाइना की गाड़ियाँ कब खड़ी हो जाएंगी कोई भरोसा नहीं है। इंडिया की गाड़ी बनती भी रहेगी, चलती भी रहेगी। आपके सर हर बात में इंडिया फर्स्ट है, नेशन प्रथम है, ये तो मैंने देखा है अभी चीज़ें। सर अब मैं दूसरे सेगमेंट पे आ रहा हूँ सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2014 के पहले और 2014 के बाद कि उद्योग में कितना अंतर है, उद्योग जगत में? अब ये तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ है बेटर, क्या नहीं हुआ है। सर नई सरकार जो बनी है, ये हम लोग की 24 वाली, बोतल तो वो पुरानी है, बोतल नहीं है, सब कुछ जो है रिन्यूअल केवल हुआ है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि 2014 और 2024 जो हम लोग चल रहे हैं, इसमें उद्योग जगत में कितनी लिबर्टी मिली, कितना फाइनेंशियल आप लोग को सपोर्ट मिला, कितना सिक्योरिटी का सपोर्ट मिला? क्या 14 के पहले वाली जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो ठीक थी या एनडीए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सब ठीक होती है, सब गवर्नमेंट ठीक है और सब अपना अपना प्रयास कर रही है। पहले की सरकार ने भी प्रयास किया था उद्योग चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है।
सही दिशा में चलने के लिए। इसे कोई कंपटीशन करने की कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरी है। जो जैसा है सब चल रहा है, बस चल रहा है, चला प्रयास हो रहा है। कितना टारगेट अचीव हो रहा नहीं हो रहा है, ये एक अलग बात है। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर, पहले थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ज़्यादा भय होता था, वो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन देखने को मिला है। ये काबिल तारीफ़ है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि आज के दिन में लोग भयमुक्त होकर के उद्योग चला रहे हैं। रही पॉलिसी की बात, पॉलिसियाँ इन लोग बनाए हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे नहीं उतरता, ऑनलाइन के नाम पे, और अधिकारियों का जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, इसको जब तक ये पूरे भारतवर्ष में सही नहीं करेंगे, भय दिखा करके आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रेम दिखा के एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये डाल दें कि आप जो टैक्स दे रहे हैं वो आप ईमानदारी से दें, देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, हम लोगों का ये कंट्री है। ये डाल करके आप डंडे के जोर पे किसी से लेना चाहते हैं तो वो सही नहीं है। प्रेम पूर्वक आप करिए, मोटिवेट करके करिए, ऑफिसरों को ट्रेनिंग दीजिए। अगर वो लोग बदमाशी करें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। मैंने पिछले कई वर्षों में नहीं देखा कि कोई अधिकारी बहुत ज़्यादा दंडात्मक उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। चिट्ठी या लिखना भी हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, कार्रवाई होती थी, अब नहीं होती। अब लिखना भी हम लोग छोड़ दिए हैं कि चलो जो हो रहा है चलने दो। तो अब कोई भी एक NOC लेना होता है, बहुत परेशान है लोग, ये सच्चाई है। कभी इन मंत्रियों को, जैसे अकबर होते थे ना, वेश बदल करके जाते थे और देखते थे क्या हो रहा है। इस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, और बाकी मंत्रियों को तो छोड़ दिए, मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि उनको अपने कुछ आदमी लगा के ज़मीनी स्तर की हकीकत को जानना चाहिए कि ज़मीन में हो क्या रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और भीड़ जुटा के मंच पे बहुत वाहवाही करना, ये एक लिमिट तक चल सकता है, बहुत कुछ दिन चल सकता है, रेगुलर नहीं चल सकता। और मैं योगी जी की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि वो चाहते हैं कि कुछ हो, वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन थोड़ी सी लोगों की बात को सुनना होगा, थोड़ा विनम्रता से, पोलाइटनेस के साथ, तब जा कर के और अच्छा हो पाएगा। जैसे मुझे याद है कि पूर्व के भी जो मुख्यमंत्री थे, विनम्रता आज के बहुत ज़्यादा थी। विनम्रता आज के दिन में सबसे जरूरी है। अगर आपके अंदर विनम्रता है तो आप दुनिया की हर चीज़ जीत सकते हैं, और नहीं तो आप सब कुछ खो डालेंगे, पता नहीं लगेगा। जैसे कि कहा जाता है सर कि मीठे जुबान की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़ुए की मिठाई भी नहीं बिकती है। वही बात है, इसलिए मिठास बहुत ज़रूरी है। सर लास्ट सवाल है मेरा कि अगर पूरे हिंदुस्तान को देख लिया जाए, अगर अर्थव्यवस्था को देख लिया जाए, तो जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो उसको उस पीरियड में भारत को क्या क्या लाभ होंगे, ये मेरा आखिरी सवाल है। कहाँ किस क्षेत्र में उसको लाभ होंगे? क्या एजुकेशन में भी होगा, या अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में भी होगा, जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं उसमें भी होगा, उद्योग में भी होगा, क्या क्या लाभ होंगे? और इसी के साथ जुड़ा है कि रॉबिन्सन की जो पद्धति थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो सही है, या किन्स की पद्धति थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो सही है सर? देखिए, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो निश्चित तौर पर चतुर्दिक उसका विकास होता है। अब आप खाली कोई एक सेक्टर नहीं, तब चारों तरफ सारे सेक्टरों का लाभ होता है। अभी तो समय आने में मालूम चलेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है, अभी तो दूर की बातें हैं। यही कहना चाहेंगे सर। देश और क्षेत्र और प्रदेश और जिले के उद्योगपतियों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे सारे उद्योगपतियों को, अपने देश के, प्रदेश के, जिले के, कि पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। जो आपके ऊपर लगाए गए कर हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ अदा करना चाहिए। बिजली की चोरी, टैक्स की चोरी या कोई भी चोरी नहीं करनी चाहिए। हम सबका ये सहयोग या ड्यूटी है कि हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए इसको हम लोग जमा करें, देश आगे बढ़े। प्लस जो बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ कमियाँ हैं सरकार की, सरकार हम लोग चुनते हैं, हम लोग विधायक चुनते हैं, हम लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग मंत्री चुनते हैं, तो ये हम लोग का नैतिक अधिकार है। जब हम लोगों को उस चीज़ को कमी बेसी हो तो तत्काल
बिना झिझक, बिना चापलूसी और बिना डरे उन लोगों को अपनी बातों को रखें और रख करके उन नियमों को एक साथ परिवर्तन कराने का प्रयास करना चाहिए। ऊपर तक बात, जमीनी बातें जानी चाहिए और तब जाकर के हम सब लोग मिल करके उसको बेहतर तरीके से। और एक चीज़ और, अगर मंत्रियों विधायकों को आप लोग मेरे हिसाब से माला तब पहनाना चाहिए जब वो कुछ अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य करें, उनको जी तोड़ सम्मान करिए। उनको भी ये लगे कि मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, लोगों का सुन रहा हूँ, जब मैं उनके बीच में जा रहा हूँ तो मेरी ख्याति बढ़ रही। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। वो लाल बहादुर शास्त्री जैसा सोच की लोगों, मंत्रियों की आज हमारे देश को बहुत सख्त जरूरत है, जो फटी गंजी भी पहने और देश के लिए रात दिन सोचे। आज उस तरह के लोगों की बहुत सख्त आवश्यकता है, तभी जाके काम हो पाएगा। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को बहुत संघर्ष करके हमने करप्शन फ्री इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया, जो यूपी का पहला है। और हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर इस पर बहुत खुश हैं। और एंटरप्रेन्योरों को भी हम लोगों ने ये कहा कि आप लोग भी ये शपथ लीजिए, किसी तरह की टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी या तमाम चीज़ें ये सब नहीं करेंगे गलत, और जेन्युइन तरीके से करेंगे। और अपने यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, जो मजदूर अपने यहाँ काम कर रहे हैं, जो मजदूर भाई हम लोग के यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी सेवा बराबर होती रहनी चाहिए। उनका कोई भी चीज़ है तो आउट ऑफ टर्न जाकर के उनकी हेल्प करिए। उनकी सेवा करना प्रभु की, भगवान की सेवा करने के बराबर है। किसी मनुष्य को अगर आपने खुश कर दिया तो मैं समझता हूँ गरीब के बच्चे को आपने अगर दूध पिला दिया, उसको कुछ जीवन में उसको एजुकेशन दे दिया, तो वो ज़्यादा अच्छा है। यही मैं कहूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, अपने यहाँ के लोगों को भी ध्यान दें और देश की प्रगति में हर समय लगे रहें, सोचते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देव भट्टाचार्य की, जो कि रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। सर के बात में एक चीज़ ये लगी कि हमेशा जो था इन्होंने बोला वो नेशन प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और एक बात और मित्रों कहूँगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को हम लोग कुछ मिनटों में, 15 मिनट 20 मिनट में हम लोग इसको समेट नहीं सकते, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। तो हम लोग इसी वादे के साथ इनसे अलग हो रहे हैं कि अगली बार जब भी इनको समय मिलेगा तो हमारी जो 2 सेगमेंट छूट गई थी, सोशल और कुछ पॉलिटिक्स, उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।